दिल्ली में सर्दियों का कोहरा एक अलग ही चीज है। यह सिर्फ ठंड नहीं बढ़ाता, यह आवाजों को निगल जाता है, चीजों को छुपा देता है। मैं मुंबई से लेट फ्लाइट से आया था। हवा थिक और हैवी थी। शहर ठीक नहीं लग रहा था। कुछ गड़बड़ थी। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। एक जानी पहचानी पीड़ा जो हमेशा बताती थी कि ट्रबल आने वाली है। इंस्पेक्टर आर्यन ने मुझे बुलाया था। उसकी आवाज स्ट्रेन्ड थी, एक डर से टाइट थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि यह अर्जेंट था। उसने कहा कि यह कुछ ऐसा था जो मुझे खुद देखना था। मैं आर्यन को जानता था। हमने सालों पहले एक केस साथ में किया था। वह एक अच्छा कॉप था, एक सॉलिड आदमी। उसके लिए ऐसी आवाज निकालना यह जरूर बुरा होगा। दिल्ली मेरा पुराना स्टॉम्पिंग ग्राउंड था, लेकिन यह एक अलग शहर जैसा लग रहा था। एक ऐसा शहर जिसमें एक नया गहरा रहस्य था। मेरी टैक्सी हेजी स्ट्रीट से गुजर रही थी। ड्राइवर शांत था, हर कोई शांत लग रहा था। यह उस तरह की शांति थी जो तूफान से पहले आती है। मैंने अपना फोन फिर से चेक किया। आर्यन से कोई नया मैसेज नहीं था, बस उसका आखिरी मैसेज, जॉन यहां आओ अभी। मैंने अपना सिर खिड़की के ठंडे शीशे से टिका दिया। शहर की धुंधली रोशनी को गुजरते हुए देखता रहा। मैंने एक डिटेक्टिव के रूप में अपने सालों में बहुत कुछ देखा था। गैंग वॉर्स, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्राइम्स, लेकिन यह केस शुरुआत से ही अलग लग रहा था। आर्यन का फोन पर बात करने से हिचकिचाना, अजीब घटनाओं का वेग मेंशन, यह सब क्राइम और पनिशमेंट के सामान्य दायरे से बाहर की चीज की ओर इशारा कर रहा था। यह कुछ पर्सनल था, कुछ प्राइमल। हम शहर के दिल में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे। बिल्डिंग जो आमतौर पर एक्टिविटी से भरी रहती थी, सबड्यूड थी। ऑफिसर्स दबी आवाज में बात कर रहे थे। उनके चेहरे खींचे हुए और थके हुए थे। आर्यन मेरा इंतजार कर रहा था एंट्रेंस पर। वह मेरी याद से ज्यादा उम्र का लग रहा था। स्ट्रेस ने उसके चेहरे पर नई लाइंस बना दी थी। उसने हैंडशेक नहीं किया। उसने बस ग्रिमली सर हिलाया। जॉन, भगवान का शुक्र है तुम यहां हो, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। जिससे हम डील कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वह मुझे अंदर ले गया, एक लंबे स्टेराइल कॉरिडोर से नीचे। हवा स्टेल कॉफी और अनस्पोकन फियर की गंध से भरी थी। शांति अननर्विंग थी, एक ड्रेड की चादर जो सब कुछ ढक रही थी। जैसे जैसे हम ब्रीफिंग रूम की ओर बढ़े, आर्यन ने आखिर मुझे बेसिक डिटेल्स दी। यह 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। एक युवा महिला, एक कॉलेज स्टूडेंट गायब हो गई, फिर एक और फिर एक और। सभी एक ही इलाके से, सभी बिना किसी निशान के। ऐसा लग रहा था कि उन्हें धरती से मिटा दिया गया था। आर्यन ने समझाया। उसके हाथ हेल्पलेसनेस में इशारा कर रहे थे। कोई विटनेस नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई क्लू नहीं, बस गायब। मैं सुनता रहा। मेरा दिमाग पहले से ही इनिशियल पजल को जोड़ रहा था। किडनैपिंग्स आम थी, लेकिन यह पैटर्न नहीं था। यह प्रिसाइज था, यह क्लीन था, यह बहुत परफेक्ट था। और परफेक्ट क्राइम्स हमेशा सबसे इम्परफेक्ट ट्रूथ्स को छुपाते हैं। मैं तब जानता था कि यह दिल्ली की सर्दी लंबी और ठंडी होगी। केस फाइल्स एक बड़ी मेज पर फैले हुए थे। मुस्कुराती हुई युवा महिलाओं की तस्वीरें मुझे घूर रही थी। अंजलि, प्रिया, मीरा, उनके चेहरे जीवन से भरे थे, सपनों से भरे थे। अब वे गायब व्यक्तियों की रिपोर्ट में सिर्फ नाम थे। वे सभी इंडिया गेट के पास से गायब हो गई थी। राष्ट्रीय गौरव का स्थान, नायकों के लिए एक स्मारक। अब यह एक हंटिंग ग्राउंड था। आर्यन और मैं माता पिता से मिलने गए। उनके घर एक भारी सफोकेटिंग ग्रीफ से भरे हुए थे। उन्होंने हमें वही कहानी सुनाई। उनकी बेटियां जिम्मेदार थीं, स्मार्ट थीं। वे कभी ऐसे नहीं भागेंगी। उनके फोन डेड हो गए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स साइलेंट हो गए। ऐसा लग रहा था कि एक भूत ने उन्हें उनके जीवन से बस दूर कर दिया था। शर्मा निवास पर मीरा के पिता ने मुझे उसका कमरा दिखाया। वह अनटच्ड था, एक बाधित जीवन का एक परफेक्ट स्नैपशॉट। उसकी मेज पर किताबें, अगले दिन के लिए कपड़े रखे हुए। उसने उसकी एक तस्वीर पकड़ी हुई थी,
उसके हाथ कांप रहे थे। वह मेरी इकलौती बच्ची थी, डिटेक्टिव। वह रोया। वह मेरी दुनिया थी। यह कौन करेगा? क्यों? मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ अपना वादा दे सकता था कि मैं उसे ढूंढूंगा, लेकिन उसका सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। क्यों? कोई रैंसम डिमांड नहीं थी, किडनैपर से कोई कॉल नहीं। चुप्पी सबसे टेरिफाइंग हिस्सा था। यह एक वॉइड था, जानकारी की एक पूर्ण और टोटल एब्सेंस, जो पुलिस वर्क में अल्टीमेट डेड एंड होती है। यह पैसे के बारे में नहीं था, यह कुछ और के बारे में था। पुलिस पूरी तरह से स्टम्प्ड थी। उन्होंने लड़कियों के लास्ट नोन लोकेशंस को ट्रैक किया था, सभी इंडिया गेट सर्कल के कुछ 100 मीटर के भीतर। उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की थी, स्ट्रीट वेंडर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, टैक्सी ड्राइवर्स। किसी ने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा। सीसीटीवी फुटेज में वे चलते हुए दिखती थीं, फिर बस वहां नहीं होती थीं। एक फ्रेम में वे मौजूद थीं, अगले में वे गायब थीं। यह एक डिजिटल मैजिक ट्रिक था, रियलिटी में एक ग्लिच। टेक्निकल टीम बैफल्ड थी, सीनियर ऑफिसर्स डेस्परेट हो रहे थे। मीडिया का तो दिन बन गया था, लड़कियों के चेहरों को हर न्यूज चैनल पर दिखा रहा था, पुलिस को इनकॉम्पिटेंट कह रहा था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर पहला बॉडी मिला। यह ओल्ड दिल्ली में एक डेरेलिक्ट बिल्डिंग में था, इंडिया गेट से दूर। विक्टिम गायब लड़कियों में से एक थी, लेकिन खोज ने राहत से ज्यादा हॉरर लाया। उसका शरीर इंटैक्ट था, लेकिन उसका सिर गायब था, बस गायब। सीन क्लीन था, संघर्ष के कोई संकेत नहीं, कोई खून नहीं, सिवाय उसकी गर्दन पर नीट क्लिनिकल वुंड के। यह एक चिलिंग रिचुअलिस्टिक डिस्प्ले था। जिस मॉन्स्टर का हम शिकार कर रहे थे, वह सिर्फ एक किलर नहीं था, वह मेटिकुलस था, वह ऑर्गेनाइज्ड था, और वह एक मैसेज भेज रहा था। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। शहर में डर और गहरा हो गया। एक पैल्पेबल एंटिटी जिसे आप लगभग सर्दियों की हवा में टेस्ट कर सकते थे। गेम बदल गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट मेरे डेस्क पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिरी। यह ग्रिम रीडिंग थी। मेडिकल एग्जामिनर एक अनुभवी प्रोफेशनल था, लेकिन उसके नोट्स कंफ्यूजन से भरे थे। मौत का कारण इंस्टेंटेनियस था, किसी तरह का मैसिव न्यूरोलॉजिकल शॉक। ऐसा लग रहा था कि विक्टिम का दिमाग बंद कर दिया गया था। कोई टॉक्सिन्स नहीं थे, ब्रेन स्टेम पर कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं था। उसने लिखा कि मेडिकली यह इम्पॉसिबल था। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मिसिंग हेड बस ग्रूसम फिनाले था। असली मर्डर वेपन कुछ अनसीन था, कुछ ऐसा जिसने खुद दिमाग पर हमला किया था। इससे मेरी शंका की पुष्टि हुई। हम एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल से डील नहीं कर रहे थे। यह कुछ बहुत पुराना था, बहुत गहरा। और लड़कियां गायब हो गईं। अब गिनती 4 थी। शहर में पैनिक फैल गया। माता पिता अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने देने से डरते थे। इंडिया गेट के आसपास का इलाका, जो कभी शाम की सैर के लिए एक लोकप्रिय जगह थी, अब सूर्यास्त के बाद सुनसान था। आर्यन टूटने की कगार पर था। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जॉन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ऑफिशियली डिपार्टमेंट खो गया है। उसने कबूल किया कि उसके कुछ कांस्टेबल्स अजीब चीजें बता रहे थे। क्राइम सीन्स के पास एक फ्लीटिंग शैडो, अंधेरे में चमकती लाल आंखों की एक झलक। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि वह जगह हॉन्टेड थी। मैंने उनकी कहानियों को डिसमिस नहीं किया। ऐसे केस में आप सब कुछ सुनते हैं। मैंने नए सिरे से शुरुआत की। मैंने हर क्राइम सीन, हर वह जगह जहां से एक लड़की गायब हुई थी, फिर से देखा। मैंने हर विटनेस स्टेटमेंट, हर रिपोर्ट की हर एक लाइन पढ़ी। मैं एक पैटर्न, एक मिस्टेक, एक सिंगल थ्रेड खींचने की तलाश में था। इसमें से ज्यादातर बेकार था, लेकिन फिर मुझे वह मिल गया, एक छोटी डिटेल जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। दूसरी लड़की के गायब होने की जगह के पास एक नाइट वॉचमैन ने एक अजीब आवाज सुनने का जिक्र किया था। एक चीख नहीं, बल्कि एक लो हम, एक वाइब्रेशन, जिससे उसके दांतों में दर्द हो रहा था। और उसने कुछ देखा था, एक शैडो, उसने इसे कहा। एक लंबा पतला आकृति जो बिना चले चलती हुई लग रही थी। उसने इसे सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा था, लेकिन उसे उसकी आंखें याद थी, जैसे 2 जलते हुए कोयले
उसने कांस्टेबल से कहा था। मेरी ब्रेक थ्रू डिजिटल फोरेंसिक्स टीम से आई। पहली गुमशुदगी के पास से करप्ट सीसीटीवी फुटेज के घंटों की समीक्षा करते हुए एक टेक्नीशियन ने एक सिंगल क्लियर फ्रेम बरामद किया। इसमें एक दीवार दिखाई दे रही थी और उस दीवार पर धूल या राख जैसी चीज से लिखा हुआ एक अजीब सिंबल था। यह एक सर्कल था जिसमें एक कॉम्प्लेक्स जैगेड लाइन उसे काट रही थी। प्रीसिंक्ट में किसी के लिए भी इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने इसे पहले देखा था, सालों पहले, एक पुरानी भूली हुई केस फाइल में। एक ऐसा केस जिसे फोकलोर के रूप में खारिज कर दिया गया था। मैंने आर्काइव्स को खंगाला और उसे पाया, एक पुरानी किताब फटी हुई लेदर में बंधी हुई। यह एंशिएंट एंटिटीज उन मिथ्स के बारे में बात करती थी जो मिथ्स नहीं थे। सिंबल वहां था और उसके बगल में एक नाम, ओगजू, द माइंड ईटर। वह पुरानी किताब भूले हुए डरों का एक पैंडोरास बॉक्स थी। यह कोई इतिहास की किताब नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। इसमें उन प्राणियों के बारे में बताया गया था जो मानवता से पहले मौजूद थे, डार्क गॉड्स जो इमोशन और लाइफ फोर्स पर फीड करते थे। ओगजू उनमें से एक था। किताब ने इसे डीमन नहीं बल्कि एक प्रेडेटर बताया, दिमाग का एक शिकारी। यह पहले शरीर को नहीं मारता था, यह कॉन्शियसनेस, मेमोरीज, आत्मा को कंज्यूम करता था। बिना सिर का शरीर बस एक ट्रॉफी था, दावत के बाद बचा हुआ एक खोल। टेक्स्ट स्पष्ट था, ओगजू का वापस आना कोई रैंडम घटना नहीं थी, यह एक सिग्नल था, एक हार्बिंजर। इसकी उपस्थिति का मतलब था कि कुछ बहुत बुरा आने वाला था। द माइंड ईटर सिर्फ एक ओपनिंग एक्ट था। आर्यन और मैंने अपनी फाइंडिंग्स सीनियर ऑफिसर्स को बताई। उन्होंने हमें ऐसे देखा जैसे हम पागल हों। एक सुपरनैचुरल एंटिटी, एक एंशिएंट माइंड ईटिंग प्रेडेटर। दिल्ली में उन्हें एविडेंस चाहिए था, कुछ टेंजिबल। वे पुलिसकर्मी थे, प्रीस्ट्स नहीं। मैं उनकी स्केप्टिसिज्म को समझता था, लेकिन फैक्ट्स अनडिनायबल थे। मौत का इम्पॉसिबल कारण, गायब सिर, सिंबल, यह सब किताब के टेरिफाइंग डिस्क्रिप्शन से मेल खाता था। हम एक लेजेंड से लड़ रहे थे और हमारे मॉडर्न पुलिस मेथड्स बेकार थे। हमें उसके नियमों से खेलना था, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना था कि वे नियम क्या थे। किताब ही हमारी एकमात्र गाइड थी और उसके पन्ने रिडल्स और ग्रिम प्रोफेसीज से भरे थे। फोरेंसिक्स टीम ने एक और चिलिंग डिस्कवरी की। वे विक्टिम्स के लास्ट फोन कॉल से बैकग्राउंड नॉइज का विश्लेषण कर रहे थे, किसी भी ऑडिबल क्लूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ मिला। स्टैटिक में गहराई से दबी हुई हर एक विक्टिम के कॉल पर उनके गायब होने से कुछ पल पहले एक आवाज थी, एक लो विस्परिंग वॉइस। यह हर रिकॉर्डिंग पर एक जैसी थी। यह एक ऐसी भाषा बोलती थी जिसे कोई पहचान नहीं सका, लेकिन लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने नोट किया कि केडेंस, स्पीच की रिदम, हिप्नोटिक होने के लिए डिजाइन की गई थी। यह एक ल्योर था। विक्टिम्स चीखे नहीं क्योंकि उन पर हमला नहीं हुआ था, उन्हें बुलाया गया था। वे लाल आंखों वाले शैडो की ओर स्वेच्छा से चले, उसकी आवाज से मेस्मराइज्ड होकर। फिर एक मैसेज दिखाई दिया। यह पुलिस या मीडिया को नहीं दिया गया था, यह मॉर्ग की दीवार पर लिखा हुआ मिला, ठीक कोल्ड स्टोरेज यूनिट के बाहर जहां पहली विक्टिम का शरीर रखा था। वही सिंबल वहां था और उसके नीचे एक सिंपल टेरिफाइंग सेंटेंस इंग्लिश में, 5 deaths will open the door। अब हमारे पास एक डेडलाइन थी, हमें एक और विक्टिम को बचाना था। किलर, ये एंटिटी ओगजू काउंटडाउन कर रहा था। ये सिर्फ स्पोर्ट के लिए नहीं मार रहा था, ये एक रिचुअल कर रहा था। एक रिचुअल एक डोर खोलने के लिए, और हमें नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या था। शहर में डर अब हमारी अपनी टास्क फोर्स के अंदर पैनिक से मेल खा रहा था। हम समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसे हम समझ नहीं सकते थे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। एक जीवन हमारे और इस रहस्यमयी दरवाजे के खुलने के बीच खड़ा था। हम डेस्परेट थे,
हमने प्राचीन किताब को फिर से खंगाला, ओगजू को रोकने का कोई तरीका, कोई कमजोरी, कुछ भी ढूंढते हुए। अंतिम अध्यायों में गहराई से हमें एक और टेक्स्ट का संदर्भ मिला, एक कंपेनियन वॉल्यूम। किताब ने इसे ओगजू के स्वामी के क्रॉनिकल के रूप में वर्णित किया, अंत की एक प्रोफेसी। उसकी बाइंडिंग का वर्णन सुनकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। कहा जाता था कि यह मानव त्वचा से बंधी हुई थी। आर्यन की टीम ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, ऑक्शन हाउस इन्वेंटरीज और प्राइवेट कलेक्शंस को खंगाला। उन्हें वह मिल गया। किताब चांदनी चौक के एक धूल भरे पुराने हवेली में रहने वाले एक रिक्लूसिव हिस्टोरियन के पास थी। हम डूम की भावना के साथ हवेली की ओर बढ़े। इतिहासकार एक कमजोर बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें ऐसे ज्ञान से भरी थीं जिसकी वह कामना नहीं करता था। वह जानता था कि हम वहां क्यों थे। वह हमें एक बंद कमरे में ले गया, फॉरबिडन लोर की एक लाइब्रेरी, और वहां वह थी, एक पेडिस्टल पर, एक काले कपड़े से ढकी हुई किताब। छूने में यह गलत लगी। कवर नरम, प्लायबल था। यह अनमिस्टेकेबली मानव त्वचा थी। जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, इतिहासकार ने हमें चेतावनी दी। प्रोफेसी को पढ़ना मतलब उसे देखना है। उसने फुसफुसाया, यह तुम्हें अंत दिखाएगा। मैंने किताब खोली। पन्ने उन्हीं अजीब सिंबल से भरे थे, लेकिन टेक्स्ट अलग था। यह ओगजू के बारे में नहीं, बल्कि उसके स्वामी एक्सॉन, द वर्ल्ड बर्नर के बारे में बात करता था। जिस पल मेरी उंगलियों ने स्क्रिप्ट को छुआ, मेरा दिमाग मेरे शरीर से बाहर निकल गया। मैं अब उस धूल भरी लाइब्रेरी में नहीं था। मैंने एक विजन देखा, एक युद्ध। राष्ट्रों के बीच युद्ध नहीं, बल्कि दुनियाओं के बीच युद्ध। मैंने ओगजू जैसे प्राणियों की लीजन्स देखी, शैडो और डर से बने सैनिक। मैंने शहरों को जलते हुए देखा, साधारण आग से नहीं, बल्कि एक काली लौ से जो सब कुछ भस्म कर रही थी। मैंने आसमान को गिरते हुए तारों से भरा देखा और समुद्रों को खून में बदलते हुए देखा। और इन सब के केंद्र में मैंने एक थ्रोन देखा, और उस थ्रोन पर एक इमेंस पावर का प्राणी बैठा था, प्योर डार्कनेस का एक सिलुएट, जिसकी उपस्थिति ही निराशा फैला रही थी। एक्सॉन, ओगजू मुख्य बुराई नहीं था। वह सिर्फ एक सैनिक था, एक स्काउट जिसे गेट खोलने के लिए भेजा गया था। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। भयानक छवियां मेरे दिमाग में चल गई थीं। आर्यन मेरी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर चिंता की एक मास्क था। जॉन, तुमने क्या देखा? मैं बोल नहीं सका। मैं सिर्फ किताब की ओर इशारा कर सका। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने सच्चाई देखी थी। यह मामला दिल्ली में एक और लड़की को बचाने के बारे में नहीं था। यह दुनिया को एक इन्वेजन से बचाने के बारे में था, एक एपोकलिप्सिस जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। प्रोफेसी स्पष्ट थी। ओगजू के 5 किल की थे। एक बार जब 5वां जीवन ले लिया जाता, रिचुअल पूरा हो जाता, दरवाजा खुल जाता और एक्सॉन की सेना हमारी दुनिया पर अनलीश हो जाती। हम विलुप्ति की कगार पर खड़े थे और हमें पता भी नहीं था। इस भयानक ज्ञान के साथ हम समय के खिलाफ दौड़ पड़े। हमें पता था कि ओगजू को एक और विक्टिम चाहिए। हमने पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा। हमें उसे ढूंढना था, उससे कन्फ्रंट करना था। मानव त्वचा की किताब ने हमें एक क्लू दिया। रिचुअल का अंतिम कार्य महान ऐतिहासिक ऊर्जा के स्थल पर होगा। दिल्ली में इसका मतलब सिर्फ एक जगह हो सकता था। एग्रसेन की बावली, प्राचीन स्टेपवेल, एक जगह जो अपने ईरी एटमॉस्फेयर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानियों के लिए जानी जाती है। हमने एक छोटी हेविली आर्म टीम इकट्ठा की और वहां की ओर बढ़े। शहर की रोशनी एक ब्लर थी, जैसे हम रात में तेजी से गुजर रहे थे। हवा इलेक्ट्रिक थी। हम तूफान के केंद्र में जा रहे थे। जैसे ही हम पत्थर की सीढ़ियों से नीचे अंधेरे गुफा जैसे कुएं में उतरे, एक ठंडी हवा हमसे मिलने ऊपर आई। तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। नीचे अंधेरे शांत पानी के पास एक आकृति इंतजार कर रही थी। वह लंबी और पतली थी, शैडो का एक बदलता हुआ स्तंभ। उसके अंदर लाल रोशनी के 2 बिंदु जल रहे थे, रात में एक भेड़िए की आंखों की तरह। ओगजू,
वह हिला नहीं, वह बस हमें देखता रहा। एक आवाज हमारे दिमाग में गूंजी, हमारे कानों से नहीं। यह वही हिप्नोटिक विस्पर था जो फोन कॉल से आया था। डिटेक्टिव, उसने हिस किया, शब्द मेरे विचारों से फिसलते हुए। तुमने मास्टर की महिमा देखी है। तुम जो आने वाला है उसे रोक नहीं सकते। दरवाजा खुलेगा। ओकजू ने हमें ताना मारा। उसकी आवाज हमारे गहरे डरों की एक सिम्फनी थी। उसने हमारी असफलताओं, हमारे रिग्रेट्स के बारे में बात की। उसने हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की। मैंने आर्यन को झिझकते हुए देखा। एंटिटी उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके परिवार, उसकी बेटी के बारे में फुसफुसा रहा था। वह इतनी छोटी है इंस्पेक्टर, आवाज उसके दिमाग में मधुरता से गूंजी। यह शर्म की बात होगी अगर वह गायब हो जाए। आर्यन चीखा, अपना हथियार उठाया। वह कंट्रोल खो रहा था। द माइंड ईटर वही कर रहा था जो वह सबसे अच्छा करता था। वह उसके रिजॉल्व को कंज्यूम कर रहा था, उसके डर पर फीड कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इसे मत सुनो आर्यन, यह एक ट्रिक है, इससे लड़ो। लेकिन वह बहुत आगे जा चुका था। उसकी आंखें डर और गुस्से से चौड़ी थीं। अपने पैनिक में आर्यन ने वह एक चीज की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना गुस्सा ओकजू पर नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान के स्रोत पर निकाला। यह तुम्हारी गलती है, वह चीखा, मेरे हाथों में मानव त्वचा की किताब की ओर इशारा करते हुए। उसने उसे मुझसे छीन लिया। उसकी हरकतें फ्रैंटिक थीं। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, उसने उसे दीवार पर जलती हुई मशाल में फेंक दिया। कर्स्ड फ्लैश और इंक में बंधी हुई किताब तुरंत जल उठी। एक भयानक, अमानवीय चीख हवा में भर गई। लेकिन यह दर्द की चीख नहीं थी, यह जीत की चीख थी। प्रोफेसी की एक अंतिम छिपी हुई लाइन थी। किताब को जलाना अंतिम कदम था। यह वह कार्य था जिसने लॉक को खोल दिया। हमने रिचुअल को नहीं रोका था, हमने उसे पूरा कर दिया था। ओकजू गायब हो गया, हत्याएं रुक गईं, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। 2 साल बीत गए। दुनिया खत्म नहीं हुई, अभी तक नहीं। ओकजू केस, जैसा कि इसे जाना गया, आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। अंतिम विक्टिम कभी नहीं मिला। ओकजू बिना किसी निशान के गायब हो गया। दिल्ली में हत्याएं उतनी ही अचानक रुक गईं जितनी वे शुरू हुई थीं। जनता के लिए यह एक अनसुलझा रहस्य था, शहर के इतिहास में एक चिलिंग चैप्टर। लेकिन मेरे और आर्यन के लिए यह एक युद्ध में एक सीज फायर था, जिसे कोई और नहीं जानता था कि लड़ा जा रहा था। आर्यन ने फोर्स छोड़ दी। वह जो उसने देखा था, जो उसने किया था, उसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने अपने परिवार को पहाड़ों में एक छोटे से शहर में स्थानांतरित कर दिया, एक शांति की तलाश में जो शायद उसे कभी नहीं मिलेगी। मैं मुंबई में अपने जीवन में वापस चला गया, लेकिन मैं बदला हुआ आदमी था। मैं इस ज्ञान के साथ रहता था कि क्या आने वाला था। मैंने दुनिया को एक अलग लेंस से देखा। एक अजीब घटना की हर समाचार रिपोर्ट, बड़े पैमाने पर हिस्टीरिया की हर कहानी, हर अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या यह था? क्या यह शुरुआत थी? मैंने अपनी रातें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताई। एक्सॉन द वर्ल्ड बर्नर को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं अब सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं था, मैं एक वॉचमैन था, एक दीवार पर खड़ा, एक दुश्मन का इंतजार कर रहा था जो बाकी सभी के लिए अदृश्य था। शांति सबसे बुरा हिस्सा था। 2 साल की पूर्ण शांति। यह अनिवार्य अपोकलिप्टिक तूफान से पहले एक अननर्विंग काम था। मैं जानता था कि एक्सॉन बाहर था, इंतजार कर रहा था, योजना बना रहा था। 30 दिसंबर 2025 की रात मैंने एक सपना देखा। यह किसी भी सपने से ज्यादा विविड था जो मैंने पहले देखा था। यह वास्तविक लग रहा था। मैं मुंबई में मरीन ड्राइव पर खड़ा था। आसमान नीला नहीं था, बल्कि नारंगी का एक भयानक शेड था। बादलों से आग बारिश की तरह गिर रही थी, लेकिन यह आग नहीं थी जिसने मुझे डराया। ये लोग थे, हजारों की संख्या में, प्रोमेनाड के किनारे खड़े समुद्र की ओर देख रहे थे। वे सभी मुस्कुरा रहे थे, एक शांत, खाली मुस्कान। फिर एक साथ वे पानी में चलना शुरू कर दिए। मैस सुइसाइड्स,
एक ऐसे पैमाने पर जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। वे बिना किसी आवाज के लहरों में चले गए, उनके चेहरे शांत थे। एक आवाज चलते किए जाते हुए आसमान में गूंजी, वही आवाज जो मैंने स्टेप वेल में सुनी थी, लेकिन इस बार उसने एक नाम बोला, एक्सॉन। मैं ठंडे पसीने में जागा, मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक प्रेमोनिशन था, एक चेतावनी, वही भावना जो मुझे दिल्ली में पहली बार आने पर हुई थी, मुझ पर छा गई, लेकिन 100 गुना ज्यादा मजबूत। शांति खत्म हो गई थी, युद्ध आ रहा था, और इस बार युद्ध का मैदान दिल्ली में एक भूली हुई स्टेपवेल नहीं था, यह मेरा घर था, मुंबई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। शहर की रोशनी मेरी खिड़की के बाहर टिमटिमा रही थी, आने वाले अंधेरे से बेखबर। मैं जानता था कि मुझे क्या करना था। स्काउट चला गया था, अब राजा का सामना करने का समय था। असली बुराई, एक्सॉन, आखिरकार अपनी चाल चल रहा था, और दुनिया का अंत सिटी ऑफ ड्रीम्स में शुरू होने वाला था।